हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। बेटा आज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास यूनिट विलियन सॉल्यूशन में हम टॉपिक हेनरी लॉ। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम मैं आपको पढ़ाता हूँ। आइए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, जो वीडियो नंबर 6 थी, कि मैं 7 वीडियो में आपको हेनरी लॉ पढ़ाऊंगा। आइए बेटा आराम से पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये हेनरी लॉ। जी बेटा, क्या कहता है अपना हेनरी लॉ, इसकी बात थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ बोलता है बेटा, क्या बोलता है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ ने कहा कि स्थिर ताप पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आप बदल नहीं रहे हैं, तो स्थिर ताप पर गैस की, जो गैस की द्रव में विलेयता होती है, गैस की द्रव में जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है भैया? गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आइए भाई, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे ये हमने ले लिया गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये हमारी आगे गैस की विलेयता एस, ओके, ये सीधे समानुपाती होगी किसके? पी के, ठीक है, ओके। तो S बराबर समानुपात का निशान हटाएंगे तो हमें A ले लेंगे कांस्टेंट K, लेकिन इसके नीचे हम H लिख देते हैं, ये बन जाता है हेनरी कांस्टेंट। P है आंशिक दाब और KH है हेनरी का स्थिरांक, ठीक है। जो KH होता है बेटा, KH की जो इकाई होती है वो होती है किलो बार। किलो बार इसकी इकाई होती है। पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दे लेना। जो हेनरी कांस्टेंट KH है उसकी इकाई किलो बार होती है बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो विलेयता है वो सीधे समानुपाती हो रही है किसके? आंशिक दाब के। समानुपात हटाओगे तो K लगाओगे। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेनरी लॉ को हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं बेटा। हेनरी लॉ, अब ये क्या बोल रहा है कि जो गैसों का आंशिक दाब है P, जो गैसों का आंशिक दाब है P, वाष्प अवस्था की बात कर रहा हूं बेटा मैं। वाष्प अवस्था में जो गैसों का आंशिक दाब होता है बेटा, वाष्प अवस्था में जो गैसों का आंशिक दाब होता है वो सीधे समानुपाती होता है उस गैस के किसके? मोल प्रभाज के। विलयन में गैस के मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को बेटा हम मोल अंश भी बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या है बेटा इसकी अगली परिभाषा? हेनरी लॉ को कैसे और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो P है वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है, वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है वो सीधे समानुपाती होता है उस गैस के मोल प्रभाज के, ठीक है। यहां पर P गैस का आंशिक दाब, और यहां जो मैंने ये X लिखा है बेटा, ये है विलयन में गैस का मोल प्रभाज, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, जरा आगे की तरफ आते हैं। ये होता है, अब अगला है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, कहां कहां जाकर के हेनरी का लॉ काम नहीं कर पाता है अच्छे से। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है दाब उच्च नहीं होना चाहिए। हेनरी लॉ के अनुसार प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। पूछता है बेटा, एक नंबर में कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। तो पहला, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर हाई ना हो, टेम्परेचर ज्यादा डाउन ना हो। तीसरा पॉइंट होता है बेटा इसका, गैसों की, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। तीन कॉन्सेप्टों पर हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। पढ़ लेना बेटा, दो लिख कर आएंगे तो एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट देखो, कुछ सामान्य गैसों का जल में हेनरी स्थिरांक का मान। कुछ गैसों का जल में हेनरी स्थिरांक या KH का मान। जैसे मैं हीलियम की मैं बात करता हूं बेटा, हीलियम 293 केल्विन पर कितना होता है भाई? 144.97 किलो बार, ठीक है, ये प्रैक्टिकली निकाला हुआ है। हाइड्रोजन का बेटा 293 केल्विन पर होता है 69.16, ठीक है, 69.16 किलो बार। और जो ऑक्सीजन होती है बेटा 293 केल्विन पर, उसके KH की वैल्यू होती है 34.86 किलो बार, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, आप उसे अच्छे से समझ लेना।
कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी के हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी विलेयता घटेगी। सपोज करो जैसे मैंने दो गैसें लिख दी, गैस ए और गैस बी। एक का हेनरी स्थिरांक है भैया 144, एक का हेनरी स्थिरांक है भैया 50। तो कौन सी गैस, गैस ए की विलेयता ज्यादा होगी गैस बी की। तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है KH बढ़ेगा, KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता कम हो जाएगी, KH बढ़ेगा तो विलेयता कम हो जाएगी। अब भैया देखो यहां पर ये KH का मान, ये KH की वैल्यू रखी है मैंने यहां पर KH, इसका 144 150, तो जल्दी कौन घुलेगी भैया, B, ठीक है। जिसके KH का मान ज्यादा उसकी विलेयता कम, KH का मान कम विलेयता ज्यादा, इनमें अगर कंपेयर करें। तो यहां अगर कोई न्यूमेरिकल बना भी तो हो सकता है आपको वो 4 गैसें दे दे और 4 गैसों की KH की वैल्यू दे और पूछ ले कि इनको विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखो या इनको विलेयता के घटते क्रम में लिखो, तो आप आसानी से लिख लेना, ठीक है भाई। KH का जिसका मान ज्यादा हो उसकी विलेयता कम, जिसका मान कम उसकी विलेयता ज्यादा। आ गया ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग है भाई हेनरी के नियम के, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, पेपर में आ जाते हैं। तो पहला क्या है, सोडा वाटर शीतल पेय, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक हमारी है, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक। सोडा वाटर शीतल पेय में CO2 गैस को एक ATM दाब से अधिक दाब पर पेय के साथ बोतल में बंद कर दिया जाता है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंक्लूड कर देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना, हाई प्रेशर लगा करके उसे बंद कर दिया जाता है। अचानक ढक्कन खुलने से, जब हम पेप्सी का ढक्कन खोलेंगे तो CO2 के बुलबुले छन छन करके आपने देखा होगा वो निकल रहे होंगे, CO2 के बुलबुले निकलते हैं। CO2 का आंशिक दाब घटने पर CO2 की विलेयता घट जाती है। जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसका आंशिक दाब घटता है, ऊपर ढक्कन हटने से जब आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी विलेयता घट जाती है और CO2 वहां से निकलनी चालू हो जाती है, जो हमें बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे मेरे सारे बच्चे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए थे भाई, ठीक है। क्या है जी ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है भी सब बच्चों को। क्या कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि सोडा वाटर शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में CO2 गैस को एक ATM दाब पर प्रेशराइज करके बोतलों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अचानक जब हम ढक्कन खोलते हैं तो आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे क्या होती है, गैस CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है भाई, ठीक है। आइए जरा दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है बेटा, जो पर्वतारोही होते हैं, जब वो ऊपर की तरफ पर्वतों पर चढ़ते हैं तो होता क्या है, देखिए पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। देखिए प्रेशर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की ब्लड में, रक्त में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। प्रेशर ऊपर पहाड़ों पर जाने पर क्या हो जाता है, ऊंचाई पर जाने पर दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की द्रव में विलेयता कम हो जाती है और मानव मस्तिष्क जो होता है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। और जब मस्तिष्क, दिमाग ठीक से कार्य नहीं करता, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया से ग्रसित हो जाता है वो, ठीक है। बात समझ में आ रहे हैं आप लोग। आगे आइए, नंबर 3 पर हम आते हैं बेटा। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है जो समुद्र में गहराई तक जाने वाले गोताखोर, स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं भाई, जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, ठीक है। समुद्र में गहराई तक जाने वाले गोताखोर ऑक्सीजन तथा HE का मिश्रण श्वसन में प्रयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें वो ऑक्सीजन और HE का मिश्रण भर करके जाते हैं, N2 का नहीं। क्यों? क्योंकि N2 की तुलना में HE रक्त में कम विलेय होती है, नाइट्रोजन ज्यादा विलेय है भाई ब्लड में। अब होता क्या है, जैसे नीचे जाएंगे तो होगा क्या कि नीचे से जब वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, सतह पर ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में घुल चुकी है वो ऊपर निकलेगी, और ऊपर जब निकलेगी तो वो हो सकता है कि हमारी नर्व में बुलबुले बना दे, यानी कि ऊपर नर्व की तरफ स्किन पर फोड़े टाइप कुछ चीजें ऐसी बन जाएं,
तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं किसका, नाइट्रोजन का, तो उसकी जगह वो हीलियम को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, गोताखोरों के द्वारा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है, ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड में ज्यादातर एग्जाम्पल हेनरी को लेकर के न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एनसीईआरटी का मैंने न्यूमेरिकल ले लिया है और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराऊंगा। इस यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एक दिन लाइव आकर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराने हैं। आइए भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले समझना है क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाता है, नाइट्रोजन गैस है, 293 टेम्परेचर ले रही है, उसे जल में हम लोग घोल रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो वो कह रहा है तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगी, कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी 1 लीटर जल में। वो 293 फिक्स पे बात कर रहा है कि भैया ले 293 मैंने फिक्स कर दिया, तो अब मुझे बता दे 1 लीटर अगर पानी है तो 1 लीटर उस पानी में नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल डिसॉल्व होंगे या विलेय होंगे। कब, जब उस नाइट्रोजन का आंशिक दाब ये दे दिया है हमें 0.987 बार, ठीक है, और 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान ये निकल के आया है इतने किलो बार। तो मुझे क्या क्या चीजें दी हैं, मुझे आंशिक दाब प्रेशर दिया है P, मुझे KH की वैल्यू दी है, मुझे निकालनी है क्या, विलेयता, कितने विलेय होंगे। आइए मिलीमोल में और निकालनी है। तो इसको मैंने अच्छे से सॉर्ट आउट किया है क्वेश्चन को। देखिए क्या क्या मिला है हमें पहला कॉन्सेप्ट मिला है नाइट्रोजन की जो आंशिक दाब है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब PN2 मुझे मिला है 0.98 बार, मैंने लिख दिया। मुझे मिल रहा है हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी स्थिरांक मिल रहा है KH 76.48 किलो बार। अब इस किलो बार को बार में लेकर के आना है बेटा, किलो बार को बार में लेकर के आएंगे, तो बार में लाने के लिए इसमें 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 76.48 इंटू 10⁻³ बार। ये बेटा मैंने इसको बार में लगा लिया, ठीक है, मैंने हेनरी स्थिरांक को बार में लगा लिया। आगे चलते हैं बेटा। 1 लीटर जल में इसके 55.5 मोल होते हैं। कैसे पता लगा, 1 लीटर जल में भार बटे अणुभार करते हैं ना, तो भार 1000 ग्राम हो गया, पानी का अणुभार 18 हो गया, और 18 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 55.55 ही आएगा। इतने मोल होंगे बेटा, ठीक है, इतने मोल होंगे। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को। 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। अगर पानी 1 लीटर है तो उसकी अगर हम लोग मोलों की संख्या निकालें तो मोलों की संख्या आती है 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम, और उस 1000 ग्राम में हमने 18 का भाग दे दिया जो कि मोलर द्रव्यमान है जल का, तो निकल के आगे 55.5। मैं कैसे निकाल कर लाया हूं आपको पता लग गया बेटा। आगे की तरफ चलते हैं। अब पूछा क्या है, माना N2 के मोल है स्मॉल n, जो नाइट्रोजन है उसके मोल स्मॉल n है। अब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला हमें पता था कि जो आंशिक दाब है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो P है नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर ये हो गया KH इंटू, और ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, नाइट्रोजन का। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है इसका, तो इसे अकेला करना पड़ेगा, तो जिससे KH कहां जाएगा, PN2 के अपॉन में। तो जब मैंने इसको सिंगल किया तो PN2 के अपॉन में KH चला गया, तो मैंने N2 की वैल्यू रखी 0.987 और मैंने KH की रखी, तो निकालने पर मेरे को वैल्यू निकल के आई, मोल प्रभाज निकल के आ गया किसका, N2 का मोल प्रभाज निकल के आ गया। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, N2 का मोल प्रभाज बराबर N2 के मोल बटे N2 प्लस जल के मोल। तनु विलयनों में होता क्या है बेटा, याद रखना, तनु विलयनों में इन दोनों, जैसे ये N2 के मोल और जल के मोल, ठीक है, इन दोनों को लगभग इस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं N2 के मोल बटे H2O के मोल, ठीक है, लगभग ये लेकर के हम आ जाते हैं। आइए जरा, अब मुझे अगर मोल प्रभाज रखना है, N2 का मोल प्रभाज बराबर N2 के मोल बटे जल के मोल। यहां ये N2 का मोल प्रभाज निकाला है तुमने, अभी निकाल कर लाए थे। सर आप कैसे लाए थे N2 का मोल प्रभाज निकाल करके, देखिए आपने N2 का मोल प्रभाज ऐसे निकाला था। N2 का मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला है, ये था फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि आंशिक दाब बराबर KH
और मोल प्रभाज, आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती। बेटा बेटा गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू थी मेरे पास, Pn2 था, xN2 मैंने निकाल दिया, N2 का मोल प्रभाज निकाल दिया। फिर मैंने नीचे लिखा मोल प्रभाज नाइट्रोजन का N2 के मोल बटे N2 प्लस जल के मोल। पर इन दोनों के लिए इन दोनों के लिए मैं अगर बात करता हूं, इन दोनों के लिए, तो इन दोनों को लगभग आप बोल सकते हैं जल के मोल। आइए अब ध्यान देते हैं, यहां तो आ गए हमारे N2 का मोल प्रभाज, किसका, यहां आ गया हमारा N2 का मोल प्रभाज। ऊपर N2 के मोल मैंने मान लिए स्मॉल n, जल के ये हो गए। या ऐसा करने से इसके अपॉन में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n बराबर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, तो आंसर आएगा n बराबर 7.16 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है। अब एक बात समझना जरा, समझना क्या है, देखिए समझना ये है कि अगर आप लोगों को वहां बोला था ना मिली मोल में निकालना है, तो मिली मोल में कैसे निकालेंगे, तो ये 7.16 10⁻⁻⁴ मोल आ रहा था, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिली मोल में निकल के आ जाएगा। आइए बेटा देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यस ओके, यहां पूरा आ जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया था, क्या क्या चीजें हमें दी गई थी। टेम्परेचर पर हमें, एक बार थोड़ा सा और इसे इंक्रीज कर लेते हैं, चलो बहुत है। ठीक है, क्या क्या हमें दिया है जरा चेक कर लीजिए। हमें प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन का प्रेशर हमारे पास Pn2 हमारे पास है, KH की वैल्यू हमारे पास है किलो बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि Pn2 लिख दिया, KH की वैल्यू किलो बार में लिख दी, किलो हटाने के लिए बार में लाएंगे तो 1000 से गुणा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है 1 लीटर जल में क्या होता है, मोल कितने निकलते हैं जल के, 55.55। ठीक है, तो जल के मोल आ गए। यहां से मैंने मोल प्रभाज निकाल दिया N2 का। N2 का मोल प्रभाज निकालने का फायदा क्या है, N2 का मोल प्रभाज बराबर N2 के मोल बटे N2 प्लस जल के मोल। आइए ध्यान दो, N2 का मोल प्रभाज कैलकुलेट होकर के आ गया ये सर, ये निकल के आ गया सर। इसके बाद आते हैं N2 का मोल प्रभाज बराबर N2 के मोल बटे N2 जल के, ये लगभग इसके बराबर होते हैं, N2 के मोल बटे जल के मोल। वैल्यू रख करके n का मान निकाला। इसे मिली मोल में लाने के लिए, इसे मैंने क्या किया, इसे मिली मोल में लाने के लिए 1000 से गुणा कर दी मैंने, तो मिली मोल में आ गया। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में आपको। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म। बेटा इतना अच्छा टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा हम अपने अगले टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से देखें और अपने क्वेश्चंस को नोट आउट करें, थ्योरी लिखें अच्छे से। न्यूमेरिकल्स आपको हेनरी के और मिल जाएंगे। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं बेटा, मैं कंप्लीटली कह सकता हूं, मैं फुल श्योर हूं कि हेनरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकली आप यहां से मिल जाएगा। न्यूमेरिकली भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।